नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम इतिहास के क्लास में ताम्रपाषाण काल चरण 3 के बारे में पढ़ते हैं। चरण प्रथम जो है या प्रथम चरण हम लोग पढ़ चुके हैं और ताम्रपाषाण काल का दूसरा जो चरण है वो हम लोग समानांतर हड़प्पा के समानांतर समझेंगे और पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पिछले क्लास से मालूम है कि ये ताम्रपाषाण कोई अलग से नहीं है, बल्कि नवपाषाण काल का ही विकसित चरण जो है वो ताम्रपाषाण काल है। और इसमें कुछ ऐसी विकसित विशेषताएं डेवलप हो गई जिसके वजह से ये एक अलग नामकरण से जाना जाता है। और दूसरी बात है कि ये एक ऐसा दौर है जिसमें तांबा के प्रयोग के कारण, यानी पाषाण के साथ तांबा का जो प्रयोग होने लगा, यानी पहली बार धातु का प्रयोग हुआ, इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। तो अगर ये क्लास समझने में कोई दिक्कत है तो आप पिछले क्लास में जाके समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसे हम देखते हैं कि इसमें मुख्यतः कौन कौन सी संस्कृति है, मेन संस्कृति जो है भारतीय इतिहास में या भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी है। तो पहला जो है वो कालखंड के आधार पे अगर हम देखते हैं तो इसका जो कालखंड है वो 2500 BC से लेकर के 1000 BC तक है। और कहीं कहीं ये जो है 1000 से ज़्यादा भी आ जाता है, यानी 700 BC तक भी ये विस्तार पाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बनास या आहार संस्कृति में एक ही बलथाल पूरा स्थल है जिसकी शुरुआत लगभग 2500 BC से होती है, जो समानांतर हड़प्पा के समानांतर कह सकते हैं। क्योंकि ये जो दौर है 2500 BC वो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पीक का दौर है, यानी चरम शिखर है उसके विकास का। तो इसके वजह से खींच करके आता है। और वैसे इस काल को हड़प्पा के बाद वाला काल कहते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये कैसे है। तो देखिए, आप इस मैप पे ध्यान दीजिए, आप इस मैप पे ध्यान दीजिए। 1 नंबर यानी नंबर 1 आहार संस्कृति या बनास संस्कृति, ये कायथा नंबर 2 और मालवत नंबर 3 और जोरवे संस्कृति नंबर 4। आप ये मैप पे समझ गए। ये आहार जो संस्कृति है वो राजस्थान में विकसित हुई और वहीं ये फैली। अगर हड़प्पा से इसको तुलना करके देखें तो राजस्थान में कालीबंगा और कई ऐसे जो साइट थे जो सिंधु सभ्यता का ये एरिया हो जाता है। लेकिन सिंधु सभ्यता के बाद अगर यहाँ मध्य प्रदेश में कायथा और मालवा जो उज्जैन के आसपास है अगर देखते हैं तो सिंधु सभ्यता का विस्तार यहाँ तक नहीं पाया जाता है। तो यानी कह सकते हैं आप कि ये जो संस्कृति है सिंधु सभ्यता के बाहर विकसित हुई। हाँ, अपवाद अगर हम बनास या आहार संस्कृति को छोड़ दें तो, और ये पोस्ट हड़प्पा के बाद है, यानी पोस्ट हड़प्पा का ये संस्कृति है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो है एक ग्रामीण संस्कृति जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद विकसित हो रही है। दूसरा, ये जोरवे संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी पश्चिमी महाराष्ट्र में ये विकसित होता है। और ये भी जो है हड़प्पा सभ्यता में समाहित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का महाराष्ट्र में कुछ ऐसे जैसे दाइमाबाद एक साइट मिलता है, लेकिन वो उसके आगे जो है ये काफ़ी बहुत बड़े एरिया को, यानी इसका संबंध मालवा और कायथा से भी है। तो राज्य के आधार पे आप समझ गए कि ये चारों संस्कृति कहाँ विकसित हुई। आहार राजस्थान में, कायथा और मालवा मध्य प्रदेश में उज्जैन के आसपास, और जोरवे संस्कृति ये महाराष्ट्र में। अब इसके आधार पे अगर आप आए तो आप देखें कि इसमें 2 चीज़ें, ये एक संस्कृति है, आप संस्कृति इसके सामने है, और ये पूरा स्थल आप ले लें, पूरा स्थल यानी महत्वपूर्ण पूरा स्थल इसके सामने है। तो बनास उर्फ आहार संस्कृति ये राजस्थान में बनास नदी और कोठारी नदी के तट पर विकसित हुई। और इसके महत्वपूर्ण जो पूरा स्थल है वो आहार है, गिलुंद है, बलथाल है, ये महत्वपूर्ण इसके पूरा स्थल है। अब इसे 2 नाम क्यों है? तो 2 नाम इसलिए है कि बनास नदी के तट पर या कोठारी नदी के तट पर ये विकसित होने के कारण या वहीं ये पाया गया संस्कृति। तो जब इसका नामकरण हुआ तो बनास नदी के नाम पर इसको बनास संस्कृति नाम दिया गया। और इसकी आहाड़ एक ऐसी पूरा स्थल पाया गया जहाँ इस संस्कृति
की तमाम लक्षण या विशेषताएं पाई गई। यानी आप कह सकते हैं कि आहार जो है बनास संस्कृति का या आहार संस्कृति का प्रतिनिधि साइट है, पूरा स्थल है। तो इसके वजह से ये आहार इसका नाम रखा गया। तो आप इस संस्कृति को समझ गए कि ये राजस्थान में पली बढ़ी। उसके बाद आप आ जाइए मालवा। ये मालवा संस्कृति, ये मध्य प्रदेश में, राज्य के हिसाब से मध्य प्रदेश में है। उसके बाद ये कहाँ, तो चंबल, बेतवा और काली सिंध जो नदी है, उसी नदी के तट के आसपास ये संस्कृति विकसित हुई। और कायथा भी दोनों आसपास में ही 20-25 किलोमीटर के डिफरेंस में विकसित होती है। तो ये मध्य प्रदेश में है। और इसका एक सबसे महत्वपूर्ण साइट नबदा टोली है, पूरा स्थल जिसको कह सकते हैं कि यहाँ, और यहाँ 4 चरण का, यानी नबदा जो टोली है पूरा स्थल, वहाँ नवपाषाण काल के 4 चरण से उसका संबंध जुड़ता है, जिसमें ताम्रपाषाण काल का 3रा चरण भी उसमें आता है। यानी एक स्तर के बाद फिर एक स्तर, फिर एक स्तर, फिर एक स्तर, और सबसे ऊपरी जो स्तर है वो ताम्रपाषाण काल फेज 3 का पाया जाता है। तो ये नबदा टोली इसमें महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप आ जाइए कायथा संस्कृति, जो ये भी मध्य प्रदेश में आपको विकसित हुई, और ये भी लगभग चंबल, बेतवा और नर्मदा नदी के तट के आसपास विकसित हुई। तो इस संस्कृति का जो महत्वपूर्ण स्थल है वो नागदा है, कायथा है। कायथा संस्कृति में खुद कायथा एक जो पूरा स्थल है वो, और इसी स्थल के नाम पर इस संस्कृति को कायथा रखा गया। जबकि मालवा में, यानी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में जो ये संस्कृति पाया गया, इसके नाम पर इसको मालवा नाम रखा गया। उसके बाद ही नबदा टोली, क्योंकि नबदा टोली यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये एक कॉमन साइट है जो कायथा संस्कृति की विशेषताएं को भी कुछ ग्रहण किए हुए है और मालवा को भी ग्रहण किए हुए है। मालवा का ये मूल साइट है, प्रतिनिधि साइट है, जबकि कायथा की कुछ विशेषताओं के कारण इसे कायथा संस्कृति में रखते हैं। फिर यहाँ का एक महत्वपूर्ण साइट एरन है। ठीक है, आगे जब आ जाइए अब जोरवे संस्कृति, जो महाराष्ट्र में विकसित हुई। तो जोरवे जो संस्कृति है वो गोदावरी और बरबरा नदी के तट पर विकसित हुई। तो जो बरबरा नदी के तट पर विकसित हुई और वहाँ पली बढ़ी, तो जोरवे संस्कृति का नामकरण जोरवे नामक एक जगह या पूरा साइट, पूरा स्थल है, उसके नाम पर हुआ। क्योंकि ये जो जोरवे साइट है वो इस संस्कृति का प्रतिनिधि साइट है। यानी इस संस्कृति की तमाम विशेषताएं जो है वो जोरवे नामक पूरा स्थल से देखने को मिलता है। उसके बाद ये संस्कृति में अन्य जो महत्वपूर्ण साइट है वो महत्वपूर्ण साइट दाइमाबाद है, जिसे दाइमाबाद भी कहते हैं। उसके बाद इनाम गांव है, उसके बाद नवासा है, और चंदोली, सोने गांव और बहल और प्रकाश आदि इसके महत्वपूर्ण स्थल है। लेकिन जोरवे, दाइमाबाद, इनाम गांव, नेवासा, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो नेवासा आपको पैलियोलिथिक यानी लोअर पैलियोलिथिक से आ रहा है, जो महाराष्ट्र में साइट है। यानी पूरा पाषाण काल से ये स्थान के बारे में चर्चा हो रही है। तो आप इस संस्कृति के बारे में समझ गए कि कहाँ विकसित हुई। मैप के आधार पे आप देख रहे हैं जोरवे महाराष्ट्र में, कायथा मालवा मध्य प्रदेश में, आहाड़ संस्कृति या बनास राजस्थान में। नामकरण भी आप समझ गए। नामकरण के पीछे इतिहास में ये मूल उद्देश्य होता है कि अगर पहली बार कोई साइट अगर खोजा जाता है और वहाँ उस साइट की संस्कृति की विशेषताएं पाई जाती है, तो इतिहासकार जो है नामकरण का जो आधार बनाते हैं वो उसके प्रतिनिधि साइट के आधार पे बनाते हैं। तो बनास या आहाड़ का भी नामकरण और जोरवे का भी नामकरण ये प्रथम साइट और प्रतिनिधि साइट होने के कारण रखे गए। तो आप इसे समझ गए। अब ये सभी जो संस्कृति है हड़प्पा के बाद का संस्कृति है और थोड़ा हड़प्पा के समानांतर भी चलता है, जैसे कि बलथाल, गिलुंद भी थोड़ा चलता है। क्योंकि हड़प्पा को आप जान रहे हैं कि उसका जो मेन जो कालखंड है सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का, वो 2750 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक माना जाता है। जबकि उसका पीक जो काल है विकास का वो 2400 से 1900 ईस्वी बीसी माना जाता है। सॉरी, हमने ईस्वी का चर्चा कर दिया, बीसी माना जाता है। 2750 से लेकर के और 1750 बीसी तक।
तो आप एक बात समझ गए कि ये आपके भारतीय इतिहास में या भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ है। और इसके पहले जो आपने संस्कृति पढ़ा था, जैसे कि मुंडी गाग पढ़े थे तो यहाँ अफगानिस्तान में था, कुल्ली नाल था, कालीबंगा आमरी यहाँ पाकिस्तान में था, सोथी कालीबंगा राजस्थान में। मतलब इसके पहले जो 7-8 संस्कृतियाँ जो ताम्रपाषाण काल चरण 1 के पढ़े थे वो कुछ पाकिस्तान में था, एक मुंडी गाग अफगानिस्तान में था और बाकी 1-2 पाकिस्तान में था। जो प्री हड़प्पा पंजाब में जो पढ़ता था वो आज के पाकिस्तान में भी पढ़ता है, तो वो पढ़े थे। और उसके बाद का ये है, अब ये इससे पढ़ने का आपको इतिहास में क्या महत्व है। सबसे बड़ा बात तो यही है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कि आपके पढ़ाई का कंसेप्ट आधारित जो प्रश्न हैं वो अगर आएंगे या समझना है आपको कंसेप्ट तो क्या महत्व रखता है। तो पहली बात कि ये सभी संस्कृति जो है ग्रामीण है। हाँ, इनाम गांव और दैमाबाद में कुछ लक्षण नगरीकृत का मिलता है, मतलब वो शहरीकृत हो चुके हैं। वहाँ कई ऐसे लक्षण जो मिले, जैसे कि इस बस्ती में दुकान मिला, बहुत सारे ऐसे रोजगार के साधन जैसे कि कसाई खाना मिले, चूने का दुकान मिला, चूना बनाने वाला। उसके बाद कुछ मकान में ऐसे औजार बनाए जा रहे थे तांबे के, उसके बारे में जानकारी मिली। तो पता चला कि ये जो है एक नगरीकृत जो है गांव या नगर के रूप में विकसित दिखाई देता है तो ग्रामीण संस्कृति लेकिन नगरीकृत जैसा व्यवहार दिखाई में पड़ रहा है। तो इस संस्कृति को इतिहास में पढ़ने का महत्व क्या है। तो आपको पढ़ने का जो मेन महत्व है या समझने का वो ये है कि भारतीय जो संस्कृति या समाज जो विकसित हुई उसके विकास के क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने देखा कि शुरू से पैलियोलिथिक से जब आप पढ़े इतिहास को तो वहाँ जीवन आखेटक है और शिकारी जीवन है, मतलब कंद मूल फल चुन करके और शिकार करके जीवन यापन कर रहे हैं। मेसोलिथिक तक लगभग वही स्थिति रहा। मेसोलिथिक के बाद में नियोलिथिक में आप आ करके देखते हैं कि आपकी जो व्यवस्था है वो अब अस्थायी होते जा रही है और कृषि और पशुपालन की शुरुआत हो गई। लेकिन अभी उतना व्यापक स्तर पर पशुपालन नहीं है। मेहरगढ़ उसका पहला प्रमाण आपको मिला था। उसके बाद जब कृषि धीरे धीरे विकसित हुई, ग्रामीण सभ्यता विकसित हुई, तो जो इस दौर तक आते आते यानी नियोलिथिक के सबसे महत्वपूर्ण और विकसित दौर में आते आते, जिसे हम ताम्रपाषाण काल के नाम से जानते हैं, इस दौर में जो भारतीय संस्कृति और समाज का विकास हुआ वो एक महत्वपूर्ण भूमिका का रोल अदा करता है। जो कमोबेश जो है आपको वही आधार पे या उसी बेस पे आज का भी समाज विकसित है, ग्रामीण समाज विकसित है। आधुनिक दौर में हम भले हैं लेकिन ग्रामीण समाज का जो उत्स है, जो मूल है या कहें उसकी जड़ें हैं, वो यहाँ धंसी हुई है, इस संस्कृति से मिलती है, यहाँ से उसका जो ऊर्जा मिला वो यहाँ पाया जा रहा है। तो पहली बात कि भारतीय संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका और उसके उत्स पाए जाते हैं, जड़ पाए जाते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो संपूर्ण भारत में ग्रामीण कृषक बस्ती आज आपको देखने के लिए मिलता है, समुदाय देखने के लिए मिलता है, वो उसका गठन इसी दौर में आकर के हुआ, यानी ताम्रपाषाण काल चरण 1 से लेकर के चरण 3 तक में जो एक कंक्रीट रूप धारण कर लिया, इसी दौर में इसका विकास हुआ। और तीसरा जो बात है कि जो आप आधुनिक ग्राम की और आधुनिक समाज की जो व्यवस्था देखते हैं, जो उसके व्यवहार देखते हैं, आचार व्यवहार, उसके कर्मकांडीय स्वरूप, वो सब जो है वो आपको इसी दौर का में जो डेवलप हुआ, विकसित हुआ वो है। और आप उसके बाद जो है अभी गांव का पैटर्न, यानी जिस तरह से गांव कैसे कैसे खेड़ा छोटा छोटा टुकड़े में भी बसते हैं और कैसे फिर कृषि कार्य के कारण भी गांव का निर्माण होने लगता है, तो उसका फिर फसल का पद्धति, यानी जो आप विभिन्न प्रकार की फसलें पाए जाते हैं जिसे आप अपने खाने में हम लोग उपयोग करते हैं, उसके जो पैटर्न इस दौर में विकसित हुए वो पैटर्न सब इसी दौर का देन है। तो उसके बाद जो है समाज और धार्मिक व्यवहार के स्तर पे अगर देखें तो उस दौर में यानी मेसोलिथिक में जो समाधान व्यवस्था पाए जा रहे थे, जो जीवन के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जीवन होने का जो एक छीन मतलब साक्ष्य या प्रमाण मिल रहे थे उस दौर के समाज से,
उसकी जो कंक्रीट जो इमेज बनने लगी वो इसी दौर में बनने लगी, यानी धार्मिक विश्वास पैदा होने लगी, कर्मकांडीय विश्वास पैदा होने लगी कि हाँ कुछ ऐसा है, मृत्यु के बाद जीवन में कुछ ऐसा होता है। और हड़प्पा सभ्यता में तो बजाबते ये सारे समाधान व्यवस्था भी देखे, और नियोलिथिक में भी देखे, ताम्रपाषाण काल चरण 1 में भी आपने देखे, और इस दौर में भी वैसा व्यवस्था है। अभी जो बहुत सारे बार बार जो है धर्म पर बात करे लगते हैं, जिनको मतलब धर्म के विकास के क्रम की भी बातें नहीं पता है, वो सनातन ऐसे ही बकवास करते रहते हैं। सच क्या है इतिहास में, इतिहास ऐसे ही बकवास बातें तो मानती नहीं है, वो तो अनुसंधान और क्रम से जो चल रहा है मानव गतिविधियाँ, उस गतिविधियाँ और उनकी क्रियाकलाप के आधार पे उनका निर्णय होता है, निष्कर्ष होता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसा नहीं है कि ये भारत में चल रही है, ये जो है निरंतर अतीत से जो चल रही है, वो आप यूरोप के एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ भी जीवन के बाद मृत्यु का कुछ न कुछ लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे। अफ्रीका के भी एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे और भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और यही विश्वास धीरे धीरे विकसित होते होते ये सारे एक कंक्रीट इमेज बन जाता है। और ये चीज़ें सभी आज भले अलग अलग धर्म का उसका नामकरण हो गया, टेंट लगा दिया गया धर्मों का कि ये इसमें है, ये व्यवस्था इसमें आ गया, लेकिन जब आप देखें इतिहास, जब इसमें पढ़े तो आप देखें कि इसमें जब मृत्यु व्यक्ति का हो रहा है तो उसके कई व्यवस्था देखने के लिए मिल रहा है। जैसे उसे दफनाया भी जा रहा है, जलाया भी जा रहा है, कहीं दफनाया जा रहा है हड्डियों को चुन करके, कहीं जलाया जा रहा है तो हड्डियों को चुन करके फिर उसको गाड़ दिया जा रहा है, दफनाया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुल मिलाकर के इसका महत्व इतिहास में यही है कि हमारे भारतीय संस्कृति के जड़ के बारे में बताता है, परंपरा के बारे में वहाँ से निरंतरता प्रदान करता है, और ग्रामीण समाज, ग्रामीण बस्ती और फसलों के पैटर्न, इस सारे के बारे में हमें जानकारी देता है। अब इसमें मूल जो जैसे आपको प्रश्न हैं तो इसमें मैच करने वाले आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न या डायरेक्ट आपको पूछता है कि इनाम गांव किस संस्कृति से संबंध रखता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो मल्टीपल चॉइस में तो आप इसको जोरवे संस्कृति ऐसे इस तरह से है। फिर आपको मैच करने वाला भी प्रश्न आपको आ सकते हैं कि एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति के पूरा स्थल को मिलाइए। तो अब इस तरह से आपने इस क्लास को समझ गए होंगे कि ये क्या कह रहा है, कहाँ विकसित हुआ और इसकी मूल कैसे कौन कौन सी विशेषताएं थी। अब इस सारे जो पुरास्थल है इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो साइट हैं उसकी विशेषताओं पर अगर हम बात करें तो उसके विशेषताओं में आपको एक एक करके बहुत सारी तथ्य हैं, तो बोर्ड पे तो लिखना संभव नहीं है, लेकिन मैं अगर बनास के बारे में या आहार संस्कृति के बारे में अगर बात करूं तो इसके 3 महत्वपूर्ण जो है साइट है, आहार है, गिलुंद है और बलथाल है। आहार जो है इसके कई चरण मिलते हैं, आहार पुरास्थल का इसके 3 चरण मिलते हैं जो 2580 से लेकर के 1500 BC तक इसके उस 3 चरणों का प्रमाण मिलता है। और ये उदयपुर के निकट है और यहाँ से पत्थर के औजार नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ तांबे के कुठार का उपयोग और तांबे की भट्ठी और जो तांबा होता था वो अरावली पर्वत के आसपास से मंगवाया जाता था निक्षेप से, और ये तांबे का कारखाना का साक्ष्य देता है। तो इसकी ये मूल विशेषताएं हैं। और काले और लाल यानी BRW जो है इसका मृद्भांड का साक्ष्य यहाँ से मिला है, जिस पर सफ़ेद रंग से उस पर आकृति बनाया गया है। मृद्भांड आप समझ ही रहे होंगे। उसी तरह से गोड़ीदार या कटोरा कह सकते हैं, यानी जो कटोरा होता है उसके नीचे गोड़ी लगा हुआ, उसके एक बेस लगा हुआ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको मिले, सिलबट्टे, पत्थर और मृण मूर्तियाँ और जो कुछ भी औजार तांबे के, पत्थर के, बहुत ऐसे चीज़ें जो है उपयोग में लाए जा रहे थे, वो आहार संस्कृति से या आहार नामक जगह से प्राप्त हुआ है। गिलुंद की अगर विशेषता कहें तो ये भी जो है यहाँ ईंटों के दीवारें के अवशेष मिले, कच्ची ईंटों का। उसके बाद यहाँ एक विशाल चबूतरा मिला जिससे पता चलता है कि ये हड़प्पा
हड़प्पा में जिस तरह का चबूतरा पाया जाता था उससे वो संबंध रखता है, तो इसलिए उसको हड़प्पा से जोड़ा जाता है। और पत्थर के फलक उद्योग मतलब बहुत सारे पत्थर के औजार इस जगह से प्राप्त हुए। बल्तहाल के बारे में अगर हम बात करें तो इसके कालखंड 2600 BC 2500 BC से निरंतरता इसका दिखाता है और ये काफ़ी लंबे समय तक आता है, मतलब 1800-1900 BC तक ये निरंतरता बनाए रखता है। और यहाँ के घरों में कई कमरे रूम और उसके बाद वहाँ भंडार कक्ष, रसोई, उसके बाद कुम्हार जो भट्ठी लगाते हैं बर्तन के लिए, जिसमें बर्तन पकाते हैं, उसको आवा बोलते हैं, आवा भी मिला यहाँ से। तो कहें कि जो मानव गतिविधियों के लिए तमाम चीज़ें जो प्राप्त हो रही थी वो सब ये बनास या इस संस्कृति से प्राप्त पुरास्थल से आपको प्राप्त हुए। उसी तरह से अगर आप आ जाएं कि नबदा टोली जो एक महत्वपूर्ण साइट है, ये नबदा टोली जिससे 4 चरण का प्रमाण मिलता है 4 संस्कृतियों का कि 4 बार वहाँ बस्ती विकसित हुई, वो उज्जैन के पास है। ये सबसे अच्छा कृषक बस्ती का साक्ष देता है। और हड़प्पा जैसा अग्निकुंड, फिर नारी मृण मूर्ति जिसको आप कह सकते हैं कि लक्ष्मी से उनको देवी लक्ष्मी का जो हिंदू धर्म में एक व्यवस्था है उससे संबंध रखा जाता है, क्योंकि लक्ष्मी के साथ हाथी के संबंध को जोड़ा जाता है। तो हाथी के साथ एक नारी मूर्ति मिला है जिसे गॉडेस लक्ष्मी के रूप में संकेत किया जाता है। उसके बाद अगर आप देखें वहाँ तो एक नारी मूर्ति के साथ कुछ ऐसे तांबे और पत्थर के औजार के साथ भी मिला है जिससे कहें तो दुर्गा के साथ उसको कोरिलेट करता है इतिहासकारों ने। तो इस तरह से बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो आपको नबदा टोली साक्ष्य देता है, जो धार्मिक सामाजिक रीति रिवाज के बारे में। एक पुजारिन का साक्ष्य मिला है, उसके अगल बगल जो पुजारिन मतलब मृण मूर्ति बनाया हुआ है एक कलश पे, एक जो बर्तन है उस पे, और उसके चारों तरफ जो है एक डिजाइन है, फिर उसमें छिपकली है, ये सब चीज़ें नबदा टोली का है। उसके बाद नागदा और एरन जो है वो ये साइट, ये नागदा और एरन जो कैथा में है, यहाँ मिट्टी के मोटे मोटे दीवार पाए जाते हैं जो इसका प्रमाण है। तो कई ऐसी इसकी खास विशेषताएं हैं। उसके बाद अगर आ जाइए तो जोरबे संस्कृति में जोरबे जैसे एक मेन आपको बताया कि ये मेन लक्षण रखता है। और जो है जोरबे संस्कृति दाइमाबाद मतलब जो जोरबे कल्चर विकसित हुआ वहाँ दाइमाबाद जो इस जगह है या दैमाबाद, ये पूरा स्थल कई चरणों में है, जिसके सबसे ऊपरी चरण जो है विकसित जो हुआ है वो उसको जोरबे कहते हैं। और उसके नीचे नवपाषाण काल में चरण, नवपाषाण काल के साथ ताम्रपाषाण काल 1 और सवाल्दा संस्कृति यानी उसके प्रारंभिक संस्कृति जो कायथा, यानी ये जो संस्कृति यहाँ विकसित हुई है और एक कायथा और मालवा से भी यहाँ संबंध जुड़ा हुआ है। तो इसके कई ऐसे जो सवाल्दा संस्कृति के नाम से जाना जाता है, सवाल्दा संस्कृति यानी ये संस्कृति का मतलब है कि जोरबे के पहले का ये संस्कृति। इसका 5 ऐसे चरण हैं, 5 चरण इसके पूर्व है और 6ठा चरण में जोरबे आता है। तो यानी ये पास आप देख रहे हैं, एक मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में, दोनों आसपास बॉर्डर के पास है। तो आपस में संस्कृतियों का लेन देन या सामंजस्य का पता चलता है। तो ये जोरबे का विशेषता है। और जोरबे एक ग्रामीण संस्कृति है। उसके बाद अगर हम दैमाबाद उसी में आप समझ रहे हैं कि ये कई ऐसी इसकी विशेषता है, इसकी चीज़ें हैं जो आपको मतलब हर्षित करता है देख करके। नगरीकरण का साक्ष्य, उसी तरह से इनाम गांव जो जोड़वे संस्कृति का एक महत्वपूर्ण जो साइट है, इनाम गांव महाराष्ट्र में एक इस व्यापक तस्वीर देता है जोरबे संस्कृति का, यानी लगभग एक प्रतिनिधि साइट है इसका, जहाँ वृत्ताकार घरों में एक ही आंगन, जैसे आप देखते हैं इसका एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा,
तो ये जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ये सारे जो किरदार निभाते हैं, एक बड़ा सा कैंपस में सबका घर और उसी कैंपस में खुलता है उसके दरवाज़ा, तो उस तरह से चारों तरफ से वृत्ताकार घर, इस तरह से आप मान लें कि चारों तरफ से अगर ये वृत्ताकार है तो यहाँ ऐसे घर हो गया, इस तरह से ऐसे बस्ती, ये आंगन हो गया, तो सबका एक ही आंगन है, या वृत्ताकार घर है। तो ये आप एक उदाहरण के लिए मैंने बताया कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो किरदार निभाता है, तो जो भी उसका किरदार है, इसको क्या कहें, पोपटलाल पत्रकार कहें, या फिर जो आप कई ऐसे किरदार हैं, या नाम याद नहीं आ रहा है अभी हमें, तो एक आपस में एक ही कैंपस में रहते हैं, उसी तरह से ये एक ही आंगन के चारों तरफ मकान विकसित बने हुए मकान दिखते हैं। उसके बाद सिंचाई के प्रबंध के बारे में कि एक नाला खोदा गया है और उस नाला से सिंचाई के प्रबंध का पता चलता है, कृषि सिंचाई का, तो इसलिए कहा गया है कि बांध का प्रमाण, मतलब दोनों किनारे बांध करके उसको ले जाया गया है पानी को, तो उसका प्रमाण यानी बांध का प्रमाण इनाम गांव देता है। उसके बाद जो है अगर आप देखें तो यहाँ बहुत सारे जैसे बैलगाड़ी की मूर्ति, तांबे गलाने वाले भट्ठी और उसके आसपास जो उसके मैल होते हैं वो दीपक, पक्की मिट्टी का दीपक दिया, और एक राजनीतिक संगठन की बस्ती सरदार वाली, यानी ऐसा लगा कि यहाँ एक नगरीकृत व्यवस्था था, तो इसको संचालित करने के लिए कोई एक व्यवस्था थी राजनीतिक पॉलिटिकल प्रारंभिक अवस्था का, तो उसके उस टाइप के और बहुत कुछ ऐसे अनाज का साज, सारे मतलब कृषि के जो मूलभूत जो विकसित चीज़ें आपको दिखाई पड़ती है आजकल, वो सभी चीज़ें वहाँ से मिली। समाज के बारे में, कृषि के बारे में, कृषि पद्धति के बारे में, ग्राम बस्ती के बारे में। उसी तरह से अगर आप देखें तो अन्य जो साइट उसके हैं, जैसे चंदौली है और नेवासा है, चंदौली और नेवासा, तो चंदौली से की विशेषताएं हैं कि वहाँ तांबा की छेनियाँ, भाले और तांबे के ऐसे कांटे जो मछली पकड़ने के काम में आते थे, बंसी जिसको कहते हैं मछली फंसाने वाला, उस तरह का प्रमाण मिले। नेवासा में पत्थर के कुठार, रेशमी मतलब धागे में गुथा हुआ मन का, ये सब चीज़ें वहाँ से मिले। तो ये भरपूर एक विकसित सभ्यता है। इसके पहले हड़प्पा तो विकसित सभ्यता है ही, भले उसे हमें साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलता ही है। तो ये है। उसके बाद आपका सवाल होता है कि क्या इस दौर में ताम्रपाषाण काल चरण 3 में केवल यही 4 संस्कृति विकसित हुई? तो नहीं, ऐसा बात नहीं है कि केवल यही विकसित हुई। ये मूल संस्कृति है, ये चारों, ये प्रतिनिधि संस्कृति है। इसके अलावा भी भारत में संस्कृतियां इस दौर की विकसित हुई पार्ट 3 में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट जो है विंध्याचल क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे ताम्रपाषाण काल चरण के साइट हैं जो भरे पड़े हैं, जैसे इमलीडीह, नरहन, संघोरा, खैराडीह, मिर्जापुर, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जो ताम्रपाषाण काल चरण का है और ये उस दौर से आ रहे हैं। पैलियोलिथिक दौर से ये साइट है, पूरा स्थल है, यानी मानव के बसावट का ये साक्ष्य देता है। बिहार में अगर देखें तो चिरांद, सोनपुर, उसके बाद ताराडीह, सेनुवार, ये सब जो साइट है वो नवपाषाण काल से तो है ही, मेसोलिथिक से कुछ तो है ही। उसके बाद के काल में इस चरण में भी वहाँ निरंतरता बना रहा। उसी तरह से पश्चिम बंगाल में पांडु राजार, महिषदल, ये सब जो साइट है वो इसी दौर का साइट है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ये ताम्रपाषाण काल चरण 3 का एक प्रतिनिधि साइट है और इसके अलावा हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में ताम्रपाषाण काल का कई संस्कृति और चरणें और उसकी विशेषताएं फैली हुई थी। तो इस तरह से ये सभी संस्कृति किस तरह का है, तो ये ताम्रपाषाण काल जो संस्कृति है बिल्कुल भारतीय है, प्योर भारतीय है। उसके बाद ये पुरातात्विक संस्कृति है, क्योंकि इस दौर में कोई ऐसा भले यहाँ तक आ जाता है, लेकिन वो वैदिक जो 1000 तक जो आता है कालखंड, तो इस समय तो उत्तर वैदिक काल का एक साइट आप मतलब एक साहित्यिक साक्ष्य मिलता है मौखिक, लेकिन वो एक अलग रूप में पढ़ा जाता है।
जब इस दौर को हम पढ़ते हैं तो इसके लिए पुरातात्विक साक्ष्य मेन है। तो ये पुरातात्विक संस्कृतियां हैं, भारतीय संस्कृतियां हैं और ये ग्रामीण संस्कृति है और ये संपूर्ण भारत में लगभग फैली हुई कृषक ग्रामीण समुदाय की संस्कृति है। और इसके अध्ययन का जो मैक्सिमम स्रोत है वो पुरातात्विक स्रोत है और उसी स्रोत के आधार पे हम इस संस्कृति को समझते हैं, बूझते हैं और ये संस्कृति हमें बाद के काल में यानी ताम्रपाषाण के बाद के काल के समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। और ये प्री हड़प्पा यानी नहीं पोस्ट हड़प्पा के बाद का ये संस्कृति है, यानी हड़प्पा सभ्यता का जब समाप्ति हो गई, उसके पतन हो गए, उसके बाद तक इसकी निरंतरता जारी रहती है और ये संस्कृति उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक फैली हुई है। ताम्रपाषाण का जो विस्तार ऐसा नहीं है कि केवल ये 4 प्रतिनिधि संस्कृतियों तक है, दक्षिण भारत में भी इसकी फैलाव है, इसकी विशेषताएं हैं। वहाँ एक अलग रूप में है जिसे महापाषाण काल या मेगालिथिक कल्चर के नाम से भी जानते हैं। जब उसे छोटे छोटे रूप में हम पढ़ेंगे उसे आयरन एज और मेगालिथिक एज, तो उसमें उसकी चर्चा हम करेंगे। तो इसी के साथ इस क्लास जो है कंप्लीट मैं यहाँ करता हूँ। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने देखें, आप लाभ उठाएं, पढ़ें और लोगों तक भी इसको पहुँचाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप कमेंट भी करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कैसा मेरा क्लास लगता है और कहाँ से आप देख रहे हैं। इस बात को भी मेंशन करें कि भारत में या और भी कहीं किस जगह से आप मेरे चैनल को देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, और आशा करता हूँ क्लास लेने में थोड़ा मुझे डिले हो जाता है, लेकिन मैं नियमित आने का कोशिश करता हूँ। कुछ मेरा निजी काम पड़ जाते हैं, इसके वजह से थोड़ा डिले हो जाते हैं। तो इसी के साथ आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अगले क्लास में आपको फिर मिलता हूँ।